नमस्कार, सुपरफास्ट टॉप 10 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ समीक्षा दादीज। आइए बात करते हैं आज की तमाम ताजा खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के शिमला में एक सार्वजनिक सभा को संबोधित करते हुए विरोधियों पर जमकर हमला किया। अपने संबोधन की शुरुआत में उन्होंने कहा कि ऐसा लग रहा है कि मैं अपने घर आया हूँ। मेरे लिए ये जगह नई नहीं है, लेकिन मुझे कहना पड़ेगा कि माहौल नया है। इलाकों को अपने हाल पर छोड़ दिया था। जब बॉर्डर स्टेट में सड़क बनाने की बात आती थी तो कांग्रेस के हाथ पांव फूल जाते थे। कांग्रेस डर जाती थी कि अगर सड़क बनाई तो उसी सड़क से दुश्मन भीतर आ जाएगा। ऐसी डरपोक सोच मोदी के मिजाज के साथ मेल नहीं खाती है। मोदी ने कांग्रेस के मुकाबले कई गुना ज्यादा पैसे दिए हैं। मोदी ने कहा है बॉर्डर पर सड़कें बनाओ, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ। आज बॉर्डर किनारे सैकड़ों किलोमीटर नई सड़कें बनी हैं। आज बॉर्डर किनारे रहने वाले फौजियों का, हमारे लोगों का जीवन आसान हुआ है। साथियों, कांग्रेस ने 4 दशक तक फौजी परिवारों को 1 रैंक 1 पेंशन के लिए तरसाया और कांग्रेस ने कैसा मजाक उड़ाया। हमारे सच्चाई नहीं कि सामान्य वर्ग में भी गरीब होते हैं। क्या ब्राह्मण का बेटे परिवारों में गरीब कोई होता नहीं है क्या? क्या बनिए के परिवार में कोई गरीब होता नहीं क्या? उच्च वर्ण के लोगों के समाज में गरीब लोग होते हैं कि नहीं होते? उनकी परवाह ही नहीं थी, चिंता ही नहीं थी। उनको भी आरक्षण की जरूरत है। कांग्रेस ने हमारे इन समाज को कभी सोचा नहीं। मोदी ने आकर के जिस समाज ये आरक्षण के दायरे से बाहर था, उनको बड़ा सुखी संपन्न माना जाता, उच्च माना जाता था, मैंने उनके गरीब बच्चों के लिए 10% आरक्षण किया और इस देश में कोई झगड़ा नहीं हुआ और किसी का लूट करके नहीं किया। और आज इसके कारण हमारे समाज के लोगों को अलग अलग स्थान पर अवसर मिल रहा है। कांग्रेस कलकत्ता हाईकोर्ट द्वारा बुधवार को मुस्लिम आरक्षण के मामले पर दिए गए फैसले पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रतिक्रिया दी है। सीएम ने कहा कि हाईकोर्ट ने ओबीसी आरक्षण नहीं बल्कि मुस्लिम आरक्षण को लेकर जो अपना फैसला दिया है वह स्वागत योग्य है। भारत का संविधान धर्म के नाम पर आरक्षण नहीं देता। कोलकाता हाईकोर्ट ने ओबीसी आरक्षण नहीं बल्कि मुस्लिम आरक्षण को लेकर के जो अपना फैसला दिया है वह स्वागत योग्य है। भारत का संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण की अनुमति नहीं देता। वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री टीएमसी की सरकार ने राजनीतिक तुष्टीकरण की पराकाष्ठा पर चलते हुए सन 2010 में 118 मुस्लिम जातियों को जबरन ओबीसी में घुसेड़ करके उन्हें ये आरक्षण दिया था। यानी 118 ये जातियां, इसका मतलब ओबीसी का हक जबरदस्ती हड़प रही थी। और इसी असंवैधानिक कृत्य पर माननीय उच्च न्यायालय कोलकाता ने टीएमसी गवर्नमेंट के फैसले को पलटा है और एक जोरदार तमाचा मारा है। यह कार्य असंवैधानिक था और इसको अनुमति नहीं दी जा सकती है। स्वाभाविक रूप से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भी देश के संविधान सभा में इस बात को कहा था, बार बार कहा था। आरक्षण भारत के अंदर अनुसूचित जाति जनजाति के लिए और मंडल कमीशन के बाद ओबीसी के सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन को ध्यान में रखते हुए आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। लेकिन
धर्म के आधार पर आरक्षण की इजाजत भारत का संविधान कभी नहीं देता। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इसके लिए बार बार देश को वार्न किया था कि धर्म के आधार पर भारत का विभाजन हुआ था। हमें फिर से कोई ऐसी स्थिति नहीं पैदा करनी चाहिए जो उस देश को विभाजन की ओर धकेले। और मुझे लगता है कि यह फैसला एक नजीर बनना चाहिए। यह फैसला जो कर्नाटक के अंदर कांग्रेस की सरकार ने ओबीसी के अधिकार पर इसी प्रकार की सेंधमारी करते हुए मुसलमानों को आरक्षण देने का काम किया है, और कांग्रेस की सरकार ने आंध्र प्रदेश के अंदर भी इस प्रकार की जो शरारत की थी, इसका जोरदार जवाब दिए जाने की आवश्यकता है। और मुझे लगता है कि किसी भी प्रकार के उस कार्य को जो असंवैधानिक हो, भारत के विभाजन की आधारशिला रखने वाला हो, भारत को कमजोर करने वाला हो, उसको कतई स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। देश की कीमत पर राजनीति की जो नीति चल रही है, खासतौर पर कांग्रेस और इंडी गठबंधन से जुड़े हुए दलों में जो होड़ लगी है, इस होड़ को पूरी तरह खारिज किया जाना चाहिए और इसको बेनकाब किया जाना चाहिए। पश्चिम बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर जिले के नंदीग्राम में बुधवार की रात बीजेपी की एक महिला कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई। घटना से गुस्साए बीजेपी कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने वाहनों के टायर जलाए, सड़कें जाम की और दुकानें बंद कराई। मतदान से ठीक पहले हुई हिंसा से सियासत गर्मा गई है। हिंसा के बाद विरोध प्रदर्शनों और तनाव को देखते हुए भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। इधर राज्यपाल ने भी ममता सरकार को लेटर लिखा है। वहीं राज्यपाल के खिलाफ टीएमसी ने चुनाव आयोग में शिकायत की है। दिल्ली जम्मू नेशनल हाईवे पर शुक्रवार की सुबह श्रद्धालुओं से भरी एक मिनी बस हादसे का शिकार हो गई। इस हादसे में एक ही परिवार के 7 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 20 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। श्रद्धालुओं इस मिनी बस के जरिए उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में माता वैष्णो देवी दर्शन करने जा रहे थे। यूपी लोकसभा इलेक्शन अपना दल पार्टी की नेता और समाजवादी पार्टी से विधायक पल्लवी पटेल अब पीडीएम लोकसभा चुनाव में सपा प्रत्याशी को हराएंगे। समाजवादी पार्टी के पीडीए के मुकाबले पल्लवी की पिछड़ा दलित व मुस्लिम नेताओं को एक मंच पर लाने की कोशिश है। इसके लिए उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी से हाथ भी मिलाया। आपने कभी कांग्रेस तो कभी सोशलिस्ट पार्टी तो कभी जनता दल तो कभी जनता पार्टी तो कभी समाजवादी पार्टी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम और आपने कुछ हासिल नहीं किया। जिसको आपने वोट दिया, आपने उनकी किस्मत बदल दी। जिसको आपने वोट दिया, उनको आपने लखनऊ की गद्दी पर बिठाया तो कभी आपने दिल्ली के तख्त पर उनको बिठाया। मगर जिसको आपने अपना वोट दिया, जिसको आपने अपनी दुआओं से, अपनी मेहनत से कामयाब किया, उन सब ने मिलकर हमको बर्बाद करने की कोशिश की। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि 25 तारीख के दिन आप अपने वोट का सही इस्तेमाल करिए। पीडीएम इसलिए बनाया गया है ताकि पिछला दलित और मुसलमानों की एक सियासी ताकत उभरे उत्तर प्रदेश में। जब तक आपकी एक आजाद सियासी क़ियादत लीडरशिप नहीं निकलेगी, हम सिर्फ वोट डालने वाले बनकर रह गए, हम वोट लेने वाले नहीं बन सके। हम एक एटीएम की मशीन बन चुके हैं कि कोई आकर उस एटीएम में पासवर्ड डाल देता है कि फिरका परस्त ताकतों को शिकस्त देना है, तो हम डर के मारे उनको वोट देते हैं। मैंने पहले भी कहा और आज भी कह रहा हूं, आप महिमा पटेल को डर की बुनियाद पर वोट मत दीजिए लिफाफे के निशान पर, बल्कि उम्मीद के ऊपर आप महिमा पटेल का साथ दीजिए। आप असदुद्दीन ओवैसी और पल्लवी पटेल का मोदी या आरएसएस या योगी के डर की बिना पर साथ मत दीजिए, बल्कि पूरे उम्मीद होकर आप असदुद्दीन ओवैसी और पल्लवी पटेल का साथ दीजिए। हम 50-55 साल से सिर्फ डर की बुनियाद पर वोट दे रहे हैं।
मैं आपसे बता रहा हूं कि आपको डरने की जरूरत नहीं है। उम्मीद की बुनियाद पर आप वोट दीजिए, डर की बुनियाद पर हम वोट दे रहे हैं, इसीलिए हमारी तकालीफ में इजाफा हो रहा है, हमारी मुसीबतों में इजाफा हो रहा है। तो मेरी आपसे फिर से अपील है, याद रखिए, वोट एक अमानत है। फॉर्म 17C पर सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग के जवाब पर कांग्रेस पार्टी आक्रामक है। इस मामले में शुक्रवार को फिर सुनवाई हुई। इस बीच कांग्रेस नेता और वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव आयोग के तर्क को कुतर्क करार दिया। उनका आरोप है कि चुनाव आयोग का कोर्ट में तर्क एक तरफा है। मैं ये कहना चाहूंगा कि पारदर्शिता इसमें सबसे महत्वपूर्ण सर्वोपरि है। और क्या ये पारदर्शिता है जो एक हलफनामा जवाब चुनाव आयोग ने उच्चतम न्यायालय में दिया है, जिसकी सुनवाई कल है। मैं उच्चतम न्यायालय के बारे में कुछ नहीं कह रहा, वो सुनवाई करेंगे, वो मेरिट्स पे करेंगे, लेकिन ये जवाब जो दिया है ये बड़ा अजीबोगरीब है। क्या है जवाब? सुप्रीम कोर्ट में जो दाखिल किया है चुनाव आयोग ने जवाब, वो पारदर्शिता के लिए नहीं बल्कि जनता से पर्दा करने के लिए जवाब लगता है। सुप्रीम कोर्ट के सामने मांग बड़ी सरल है, बड़ी सीधी है। नंबर 1 कि 17C एक जो फॉर्म नंबर होता है जिसके अंदर जितने वोट कितने वोट एक पोलिंग स्टेशन में, विभिन्न पोलिंग स्टेशंस में दिए गए। नंबर 2 कौन सी मशीन किस सीरियल नंबर वाली कौन सी पोलिंग स्टेशन पे लगाई गई। और नंबर 3 हर मशीन में कितने वोट पड़े। ये चुनाव आयोग कृपया अपनी वेबसाइट पे लोड कर दे। ये बड़ी सरल सी सीधी मांग। अभी क्या मांग में कोई बहुत अजीबोगरीब चीज लगती है आपको? ये कोई घिनौना पाप है ऐसी मांग करना? अब इसका जवाब देखें आप, हलफनामे में जो आया है, इतना अचंभित करने वाला, इतना मजाकिया जवाब मैंने तो कम से कम किसी संवैधानिक संस्था द्वारा नहीं देखा। पहला इसमें बिंदु है कोट अनकोट, इट इज अनडिजायरेबल एंड अनफीजिबल विदाउट अनडिजायरेबल एंड अनफीजिबल टू डिस्क्लोज दिस डेटा। ये अनडिजायरेबल और अनफीजिबल उनके शब्द हैं। आपको बताता नहीं है चुनाव आयोग कैसे अनडिजायरेबल है, क्यों अनडिजायरेबल है, किस प्रकार से अनडिजायरेबल है या अनफीजिबल है। डेटा अपलोड करना कभी अनफीजिबल और अनडिजायरेबल हो सकता है। उसके बाद पैरा 36 में एक और जबरदस्त, गंभीर, मजाकिया, दुर्भाग्यपूर्ण वक्तव्य है। कोट, ए डिस्क्लोजर ऑफ फॉर्म 17C is amenable to mischief and a vitiation of the entire electoral space. Public posting on the website increases the possibility of the images being morphed, which can then create widespread public discomfort and mistrust in the entire electoral process, unquote. दोस्तों, अंग्रेजी मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हैं, इसका क्या मतलब है। ये अजीबोगरीब है, समझ के बाहर है, तर्क नहीं कुतर्क है। अगर मैं या आप या AICC या कोई भी संस्था अपलोड करती है कुछ चीज, तो ये डर या भय है कि वो मॉर्फ हो सकता है, उसकी फोटोएं ली जा सकती हैं। तो जितना भी डेटा करती है चुनाव आयोग, ये तो सभी डेटा में हो सकता है। इससे हिचक होती है डेटा अपलोड करने की कभी, कि कोई संभवतः मॉर्फ कर ले, फोटो ले ले। अगर ये लॉजिक या तर्क या कुतर्क लगाया जाए तो कोई भी डेटा किसी प्रकार का अपलोड हो ही नहीं सकता। ये सीधा छुपाने की प्रक्रिया है, बचने की प्रक्रिया है, पारदर्शिता के विपरीतार्थक प्रक्रिया है। यही डेटा, बिल्कुल यही डेटा रूल 93 कॉन्डक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स में कोई भी मेंबर ऑफ पब्लिक पैसे देके ले सकता है, मांग सकता है, सर्टिफाइड कॉपी। तो यदि ये सही है तो उसको अपलोड करने में क्या आपत्ति हो सकती है?
सिर्फ इतनी हो सकती कि हम आपको पेमेंट करने में दे देंगे, वैसे अपलोड नहीं करेंगे। ये मजाकिया नहीं लगता आपको? ये डेटा डिजिटाइज्ड है, अवेलेबल है। लोग चाहते हैं कि आप और हम बैठ के कैलकुलेट करें पर पोलिंग बूथ। उससे ज्यादा आवश्यक है कि एक मोहर हो एक संस्था की, उनको देना चाहिए। इसमें क्या आपत्ति हो सकती है? तो मैं समझता हूं कि क्या उनके पास पैसे कम है कि वो वेबसाइट में स्टोरेज स्पेस कमी है, उनको स्टोरेज स्पेस खरीदनी पड़ रही है एक्स्ट्रा। फॉर्म 17 को इस प्रकार से छुपाने का इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है आस्था और विश्वास बढ़ाना पब्लिक में। संवैधानिक उत्तरदायित्व क्या है? कि सबके साथ शेयर करना। इसको इस प्रकार से विरोध करना मैं समझता हूं भर्त्सना योग्य है, दुर्भाग्यपूर्ण है और हर रूप से चुनाव आयोग को एक्सपोज करता है, उनका पर्दाफाश करता है कि वो एक झुकाव, एक तरफ, एक। पुणे के कल्याणी नगर में अपनी तेज रफ्तार पोर्श कार से 2 सॉफ्टवेयर इंजीनियर की हत्या करने वाले नाबालिग ने पुलिस के आगे नया दावा किया है। 17 वर्षीय लड़के ने दावा किया कि दुर्घटना के समय कार उसका फैमिली ड्राइवर चला रहा था। वहीं नाबालिग के दोस्तों ने भी इस दावे का समर्थन भी किया है। रूस ने यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव को एक बार फिर से निशाना बनाकर हमला किया है। गुरुवार तड़के किए गए हमले में कम से कम 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि 16 लोग घायल हो गए। क्षेत्रीय गवर्नर ओले ने कहा कि रूस ने खार्किव शहर पर S-300 मिसाइलों से हमला बोला है। रूस और यूक्रेन के बीच 2 साल से भी ज्यादा समय से युद्ध जारी है। इस युद्ध की वजह से यूक्रेन के कई शहर खंडर में तब्दील हो गए हैं। वहीं रूस को भी इस युद्ध की वजह से गंभीर नुकसान पहुंचा है। यूक्रेन पिछले 2 सालों से पश्चिमी देशों की सहायता की वजह से रूस को टक्कर दे रहा है, लेकिन अब वर्तमान यूक्रेन के पास हथियारों की कमी हो रही है। इसी बीच पश्चिमी देश यूक्रेन को लंबी दूरी के हथियार देने पर विचार कर रहे हैं, जिस पर रूस की तरफ से कड़ी प्रतिक्रिया आई है। भीषण गर्मी की मार झेल रही राष्ट्रीय राजधानी में तेज हवाएं चलने से बृहस्पतिवार को आंशिक राहत मिली। बुधवार को मुकाबले अधिकतम तापमान में थोड़ी गिरावट आई, लेकिन उमस के कारण 41 डिग्री में भी 50 डिग्री सेल्सियस जैसी गर्मी महसूस की गई। चिलचिलाती धूप के बीच लोग पसीने से भीगते भी नजर आए। बृहस्पतिवार को अधिकतम तापमान सामान्य से 1 डिग्री अधिक यानी 41 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सुपरफास्ट टॉप 10 न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पॉपुलर टीवी। धन्यवाद।